नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज हमारी मुलाकात हो रही है हमारे ख़ास मेहमान बेबाक भाषा के बहुत अहम स्तंभ राम पुनियानी जी से, देश की राजधानी दिल्ली में। और राम पुनियानी जी, आपका स्वागत है। और धन्यवाद भाषा। हमारे तमाम दर्शक राम पुनियानी जी जिस तरह से डिकोडिंग आरएसएस प्रोग्राम करते हैं बेबाक भाषा पे, उससे वाकिफ़ हैं। साथ ही साथ देश भर में एक पीस एक्टिविस्ट के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, एक ऐसे इंडियन सिटीज़न के तौर पर जो पूरी बेबाकी के साथ सच को पूरी मजबूती के सामने रखते हैं, वही नाम राम पुनियानी जी हैं। राम पुनियानी जी, जिस तरह का माहौल है अभी, जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ उस समय देश भर में जेनजी उबाल है। हमारे सामने कॉकरोच जनता पार्टी है, हमारे सामने देश के हर हिस्से में जो युवा है वो नाराज़ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरएसएस जो युवाओं पर और बच्चों पे सबसे ज़्यादा काम करती हैं शाखाओं पे, बजरंग दल, ये पेपर लीक और यूथ के तमाम और मसलों पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जी भाषा, आपका बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के एजेंडा में लोगों की वास्तविक प्रॉब्लम है ही नहीं। वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को लेकर हिंदुत्व की राजनीति को, हिंदुत्व के कल्चर को समाज पे थोपना चाहते हैं। इसके लिए उनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है, महंगाई महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए यही महत्वपूर्ण है कि मंदिर मस्जिद का सवाल हो, लव जिहाद का सवाल हो। तो इसलिए आरएसएस को पूरा इतिहास देखिए जी। आरएसएस। लेकिन इस समय जब युवा अगर सड़क पर है, जेनजी सड़क पर है और उसका मुद्दा पेपर लीक है, उसका मुद्दा है कि एग्ज़ाम ठीक से हों, वो तो नौकरी भी नहीं मांग रहा, वो तो कह रहा है कि भाई हमारे एग्ज़ाम ठीक कर दो। तो फिर इन्होंने अपने बजरंग दलियों को क्यों नहीं उतारा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि बजरंग दल वगैरह के एजेंडा में ये चीज़ें आती ही नहीं है। आरएसएस के एजेंडा में भी ये चीज़ें आती नहीं है। आरएसएस कभी भी प्रतिरोध की राजनीति नहीं करता। वो पीछे से मैनिपुलेट करके चीज़ों को अपने हक में लाने की कोशिश करता है। और दूसरी बात देखिए, वो सत्ता के सामने कभी भी सवाल नहीं उठाता, किसी की भी सत्ता हो। अंग्रेज़ों के सामने आवाज़ नहीं उठाई। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने आंदोलन ज्वाइन किया, पर इंदिरा गांधी से साथ ही साथ वो समझौते की बात भी करने लग गए। और आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं है। जो आरएसएस की ये राजनीति है वो बीजेपी की विदेश नीति में भी रिफ्लेक्ट होती है। जब से ये सरकार आई तब से इन्होंने अमेरिका के सामने जिस प्रकार से झुकना चालू किया है, हर एक चीज़ पर झुकते हैं जो देश के स्वाभिमान के ख़िलाफ़ है, देश के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और फिर उन्होंने पाला भी बदल दिया, इजराइल के साथ हो गए। तो मुझे लगता है कि आरएसएस की शिक्षा में यही है, जो कमज़ोर तबके हैं उनको दबाओ और जो शक्तिशाली हैं उनके सामने सिर झुकाओ। ये दो प्रकार की राजनीति उनकी चलती है। लेकिन क्या आरएसएस को या बीजेपी के जो तमाम अनुवांशिक संगठन हैं, एबीवीपी सहित बजरंग दल तमाम, उनको ये डर नहीं है कि अगर ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो उनकी जो लोग हैं या उनके जो कैडर है वो भाग जाएगा? देखिए, उनका कैडर शुरू से ही ऐसा ट्यून रहता है कि वो ऐसे मुद्दों के हिसाब से आगे कभी समाज को नहीं ले चलता, क्योंकि उनकी जो बचपन की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, वो बचपन की ट्रेनिंग मुख्य तौर से हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू धर्म, उनके समझ का हिंदू धर्म। वैसे तो मैं नहीं मानता कि वो हिंदू धर्म के रास्ते पे चलते हैं। तो उस प्रकार से उनको, उनके कार्डर्स को ट्रेन किया जाता है। और उनका अनुभव भी है 100 साल का, कि उन्होंने कभी प्रतिरोध की राजनीति नहीं की, पर उनका जो समाज में विस्तार है वो होता रहा है। और वो समाज में जो विस्तार होता है वो ब्रेन वॉशिंग के आधार पे होता है, शाखाओं में होता है। शाखाओं में वो ये बात आपको मानना पड़ेगा कि वो एक ही संगठन है जो लगातार समाज के धरातल पर जाकर इस प्रकार की शाखाएं लगाता रहा है, लोगों का ब्रेन वॉश करता रहा है। तो उसके इफेक्ट के कारण उनके कार्डर्स को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से। और ये लेकिन बात पेपर लीक तो उनके बच्चों का भी हो रहा है। नीट तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरएसएस या बीजेपी के जो परिवार हैं उनके लोग नहीं दे रहे होंगे। आप पूरी चीज़ों को एक साथ देखिए। पेपर लीक में भी वो ये देखेंगे कि कुछ वो ऐसे बच्चे हैं जो उनके परिवारों के हों, पर उससे ज़्यादा वो ये देखेंगे कि उनको कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो टोटलिटी में पूर्ण तौर पे उनको ऐसी चीज़ का फ़ायदा, मतलब उनका कैडर हिलता नहीं है। उनका कैडर नहीं हिलता। इस समय 2026 में आप कैसे देखते हैं भारत को?
हिंदू राष्ट्र इन फंक्शन मतलब लागू हो गया है, हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, या एक दो कदम का कुछ भ्रम है? देखिए, आपने जैसा कहा तो मुझे लगता है कि एक दो कदम का भ्रम तो है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र की राजनीति लागू हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ जो दो चीज़ें हैं हिंदू राष्ट्र की, एक मनुस्मृति के मूल्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लागू करना, और दूसरा यहाँ के अल्पसंख्यकों को दबा के रखना, दुय्यम दर्जे के नागरिक के रूप में रखना। तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से 90% तक तो आ चुकी है। जिस प्रकार से आप ये चीज़ों को देखें, तो ये हिंदू राष्ट्र का जो इनका एजेंडा है, क्योंकि 2014 से सत्ता में आए हैं, मेजॉरिटी में आए थे, और उसके बाद से उन्होंने पूरा सरेआम खोल दिया अपने दरवाजे, इंस्टीट्यूशंस में घुस गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में घुस गए हैं, वो ईडी आईटी ये सब चीज़ों में उनका ही राज चलता है। तो और क्या चाहिए, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। जी। ऊपर से लगता है पर अंदर से सब जगह इनकी पहुंच है। इस समय देश तकरीबन विपक्षहीन की स्थिति में बढ़ रहा है, कि विपक्ष जो है पूरी तरह से या तो गायब है, या तो जो बंगाल का प्रयोग है कि जो नहीं टूट के उनके साथ गया वो ख़त्म हो गया, या उसको दबिश हो रही है। ये सीन कैसे आप देखते हैं? ऐसे ही आपने कल्पना की थी कि भारत में लोकतंत्र भी है और चुनाव भी है, लेकिन विपक्ष तकरीबन गायब है। देखिए, सवाल ये है कि जो विपक्ष की राजनीति है, पहली बात तो मैं आपसे मेरी जो समझ है कि विपक्ष में जो ख़ास तौर से कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व अभी निखर रहा है, ख़ास तौर से राहुल गांधी की राजनीति जो निखर रही है, वो एक उम्मीद देने वाली है। अब बाकी जो दूसरे छोटे विपक्ष हैं, रीजनल पार्टीज़ और ये, वो पूरे देश की समस्या को देखते नहीं हैं। वो अपने क्षेत्रीय हम अपना अधिकार कैसे बनाए रहें, हमारी सत्ता कैसे चलते रहे, उससे बाहर उनका सोचना ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ममता बनर्जी काफ़ी मजबूती से सब बातें रखती हैं, एक हिम्मत वाली महिला है, पूरी आदरणीय महिला है, पर जहाँ तक विचारधारा का सवाल होता है, उनके काडर्स में उस प्रकार की विचारधारा लाई नहीं जाती। नहीं, लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कह रही हूँ कि बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी 200 पार गई, लेकिन उसके बाद भी जो टीएमसी के विधायक हैं और जो अब 19-20 सांसदों का पूरा खेल चल रहा है, यह खेल तो दूसरा है, यह खेल तो बिल्कुल अलग ढंग का है, महाराष्ट्र के अलग से भी अलग है। देखिए, ये खेल इसलिए है कि जैसे आप बंगाल में देखिए, पहले 35 साल तक सीपीएम ने राज किया, सीपीएम और लेफ्ट पार्टी ने राज किया। फिर उसके बाद जब ये पार्टी आई है वामपंथ को हटा के, तो वही जो एलिमेंट पहले सीपीएम में थे, मतलब वो विचारधारा से इतने युक्त नहीं थे। वो अपने स्थानीय सत्ता को बनाए रखने के लिए, स्थानीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए वो इस प्रकार से करते थे। तो वो उसलिए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो जो इनके ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं, वो विचारों से उतने समझदार हों, ऐसी मेरी समझ है। नहीं तो आप देखिए, भाषा जिनमें भी एक विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता रहती है, वो विचारधारा के लिए अगर प्रतिबद्धता आपकी है, तो आप उस राजनीति को छोड़ते नहीं हैं। मतलब ऐसे भागते नहीं, ऐसे भाग रहे हैं अभी लोग। ये भी है, उनके भागने के पीछे दूसरा भी कारण है। एक तो उनके वैचारिक कमज़ोरी, दूसरा जो आरएसएस बीजेपी की राजनीति है, उसमें दबाव, लालच, पैसा। क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है जो नहीं गए वहाँ पर ईडी की रेड पड़ रही है लगातार, तमाम एजेंसियाँ सीआईडी से लेके सब लोग पहुँचे हैं, ममता के ऊपर एफआईआर हो गई। और एक और जो बड़ी चिंताजनक खबर है कि 4000 से अधिक ईवीएम्स जला दी गई, और जो तकरीबन 15 विधानसभा की ईवीएम्स थी, उनका जो जलना है वो कोई छोटी बात मुझे नज़र नहीं आती। हालांकि इस पर कोई बर्निंग और ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चल रही है द ग्रेट कॉरपोरेट गोदी मीडिया में, लेकिन ये अपने आप में एक दूसरे ढंग की राजनीति की बात है। देखिए, ये जलने का काम तो पहली बार नहीं हो रहा। अभी अभी होम मिनिस्ट्री में आग लगी थी, जो उनसे चीज़ें थी वो गायब हो गई। और पहले भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे आरएसएस के आज़ादी के आंदोलन के दौरान के काम के, उनको पहले भी जला दिया गया था। तो जलना भी एक, इनको कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, नैतिकता का सवाल नहीं है। खुद को बचाए रखने के लिए जो ज़रूरी है करो, उसको ढाक दो।
और वो उसी के कारण ये 4,000 ईवीएम चल गए कि कल ना रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता, हो गया मामला ख़त्म हो गया। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कई भविष्यवाणियां करते हैं राहुल गांधी, कुछ उसमें सब सही भी होती हैं। एक भविष्यवाणी उन्होंने अभी की कि अगले साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप कैसे देखते हैं उनकी इस भविष्यवाणी को? देखिए, इस भविष्यवाणी को मैं ज़्यादा मुझे समझता नहीं है, किस आधार पे उन्होंने किया है वो मैं नहीं समझता, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणियाँ करना थोड़ा, या वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए कर रहे होंगे कि लोगों को मन में जो आ गया है मोदी नहीं तो और कोई नहीं, उस बात को हटाने के लिए कह रहे होंगे शायद, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार की भविष्यवाणी करना मेरे ख्याल से इतना एक्यूरेट और सही नहीं हो सकता। तो उस भविष्यवाणी पे तो मैं विश्वास नहीं करता ज़्यादा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अब सिस्टम अंदर से कोलैप्स कर रहा है और उन्हें लोग जानकारी दे रहे हैं। और वो भी ऐसे समय कहा जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो लोकतंत्र के खंभे हैं वहाँ विपक्ष की एक भी जीत नहीं हो रही जी। उस समय ऐसा क्यों कहा? आपको क्या लगता है राहुल गांधी? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी सिस्टम इतना यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे आरएसएस ने अपने बहुत सारे लोग घुसा के रखे हैं हर जगह, उसके बावजूद कई लोगों में असंतोष तो होगा कि सब लोग इतना लॉक स्टॉक एंड बैरल पूरी तौर से आरएसएस के रंग में नहीं रंगे हो सकते। तो जो वहाँ रह के अस्वस्थ महसूस हो रहे हैं, तकलीफ़ में महसूस हो रहे हैं, वो राहुल गांधी से ज़रूर बात कर रहे होंगे, क्योंकि राहुल, इतनी हिम्मत होगी? कई लोग हिम्मत करते भी हैं। अब आप देखिए, अब इतने, एक आप हिम्मत कर रहे हैं, कुछ और लोग, लेकिन अब संख्या कम हो रही है। आप भी तो कर रही हैं। नहीं तो हिम्मत तो कुछ लोग तो रखते हैं, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा कि जहाँ ज़्यादा लोग सबमिट कर देते हैं, चरणों में ये शीश नवा देते हैं, वैसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं चलो मेरे से जितना हो सकता है मैं करूँगा। और उन लोगों को सलाम, जो काफ़ी संभावना है कि राहुल गांधी को जानकारी मिल रही होगी। एक आखिरी सवाल कि आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार पर आरएसएस का कितना कब्जा, कितना कंट्रोल है? देखिए, मोदी सर ये व्यक्ति के रूप में कंट्रोल नहीं है कि भाई मोहन भागवत कहते हैं तो मोदी करता है, ऐसा नहीं है। आरएसएस का जो कब्जा रहता है वो वैचारिक तौर पे रहता है। जिस प्रकार के विचारों को उन्होंने भर दिया है और जो उस विचारों को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो उससे बीजेपी को ताकत मिलती है। तीसरा, बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस पूरा पर लग जाती है। तो ये मानना पड़ेगा कि आरएसएस को बीजेपी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मदद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर ही तो बीजेपी चल रही है, और उस पर चलते हुए आरएसएस पहले से डबल हो गई है। ये ख्याल कीजिए भाषा, 12 साल में जो आरएसएस की शाखाएं हैं, प्रचारक हैं, स्वयंसेवक हैं, पहले से डबल हो गए हैं। तो उनका भी जो समाज में रीच है बहुत गहरा है, तो प्रभाव तो आरएसएस का मुख्य रूप से है ही। स्थिति का कुछ बदलाव दिखाई आपको देता है? कुछ आशा बनती है कि ये जो कंडीशन है ये कुछ चेंज होगी? देखिए, अभी मुझे बदलाव में चेंज होने की परिस्थिति में एक चीज़ खटक रही है। चेंज की संभावना थी, 2019 में भी चेंज की संभावना थी, पर वो मशीनों की गड़बड़ से 78 सीट वो जीत गए। अभी जो उन्होंने किया है, अभी एसआईआर और ये मशीनों के इसमें, वहाँ से मुझे लगता है कि इसका जवाब बहुत मुश्किल है। चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो गया है बंगाल के बाद तो? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए, आप जब एसआईआर लगा देंगे और बीजेपी खुद चुनाव कर रही है, मेरा वोटर कौन होगा? यानी अब मामला उल्टा हो गया ना, पहले लोग चुनते थे, अभी पार्टी चुन रही है कि वोट कौन देगा। तो अभी चुनाव जीतना तो मुश्किल है, बात मैं मानता हूँ। और इसमें क्या रास्ता निकलेगा, वहाँ मैं कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। और जो ये सारे आंदोलन हैं, जैसे युवाओं के आंदोलन हैं, क्या ये एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं? ये सिस्टम को शेक तो कर सकते हैं। अभी एक तरफ से जो ये पार्टी, कॉकरोच पार्टी, उसमें तो मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है। पर हाँ, युवकों में जो असंतोष है, वो जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है,
इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो बाकी नौजवान भी जो दुखी हैं वो अपने अपने रास्ते से करेंगे। और इसमें कांग्रेस ने तो अभी जो 2 दिन की उनकी मीटिंग चल रही है जी। उन्होंने यही बात कही है। अब ऑफिस में बैठने का अब टाइम सारे लोग जेंजी के पास जा रहे हैं। जेंजी परेशान भी है, ये भी आप देखिए। जेंजी परेशान बहुत है। अब उसकी जो दुख और ये है पीड़ा, उसको या तो ये डिफ्यूज़ कर देंगे सेफ्टी वॉल, या फिर उसका परिणाम ऐसा होगा कि सरकार पे दबाव काफ़ी बढ़ेगा। रामपुनियानी जी, आज की तारीख में 2026 में जब हमारे सामने अमित शाह जी हैं जो दोबारा से घुसपैठियाँ निकालने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, मुसलमान को कहाँ देखते हैं आप? आज की तारीख में मुस्लिम कहाँ हैं और कैसे रिएक्ट कर रहा है आपके हिसाब से? देखिए, ये बहुत दर्दनाक प्रश्न है। मुस्लिम कहाँ हैं? एक तो पहले उसको जो सिंगल आउट कर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे, इतिहास के बारे में समझ, फिर वो गाय, बीफ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद। मुसलमान को तो एक कॉर्नर में ढकेल दिया। जो गोलवलकर इनके दूसरे सरसंघ चालक कहते थे कि उनको यहाँ नागरिकता का कोई अधिकार नहीं होगा, वो बात पूरी से लागू हो गई है। अब उसमें रिएक्शन क्या है कि कई मुसलमान थोड़े तबके उनके सामने सिर झुकाने लग गए कि ये हमारे जीने का रास्ता है, और ज़्यादा तबका परेशान, दुखी, और जैसे आप कहें कि नागरिकता उनकी पूरी संदिग्ध हो गई है घुसपैठिए के नाम पे, जिसको ये कहते हैं कीटाणु कहते हैं और ये कहते हैं। तो ये तो ये एक इज़्ज़त से जीने का जो हमको अधिकार है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है मुसलमानों के लिए। और मुसलमान फिर भी मैं कहूँगा कि काफ़ी रिस्ट्रेंड है खुद को, इतनी दुख और पीड़ा के बावजूद भी काफ़ी खुद को रिस्ट्रेन रखा हुआ है उसने, और ज़्यादा वो कोई गलत कदम नहीं उठा रहा। तो क्या आपको लगता है, लेकिन बड़ी आबादी है, तो क्या वो दोहरी नागरिकता या दोयम दर्जे की नागरिकता या ना नागरिकता होना स्वीकार कर लेगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। देखिए, स्वीकार तो करेगा नहीं, विरोध तो करेगा, पर विरोध को जितना दबाया जा रहा है वो ख़तरनाक है। आज विरोध को जिस प्रकार से विरोध रहने नहीं दिया जा रहा, आप कुछ भी कहें, कोई भी बड़ा एक्ट लगा दें। उमर खालिद, अब देखिए उस समय कितने लड़कियों ने किया। उमर खालिद को क्यों पकड़ा गया? वो 2 मुसलमान लड़कियों को क्यों पकड़ा गया, और बाकी लोग बाहर हैं। हाँ, उनको जमानत मिल गई, देवांगना और कलिका। तो इसको क्यों नहीं मिली? तो ये एक दर्शाता है कि भाई आप मुसलमान हैं और आप विरोध कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा आपको संकट है। ये निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है। नहीं तो उमर खालिद जो बात कर रहा था कि प्यार से चलो, मिलजुल कर चलो, उसको जेल में डाल दिया और कोई मुकदमा और जमानत नहीं मिलेगी, ये भी तय हो गया। और ये भी कह दिया कि भाई तुमने जो किया है, तुमने तो पूरा बड़ा देशद्रोह का काम किया है। तो ये सब इससे तो मुसलमान सड़क पे विरोध में उतरने में भी तो कतरा रहा है। बिल्कुल, मुसलमान का सड़क पे उतरने से कतरा रहा है क्योंकि उसको डर ज़्यादा है। एक हिंदू बोलेगा और एक मुसलमान बोलेगा, हिंदू को इग्नोर भी कर देंगे, पर मुसलमान को तो वो इग्नोर नहीं करके किसी न किसी बहाने से उसको अंदर कर देंगे। तो इससे क्या कट्टरपंथ के बढ़ने की आशंका है? कट्टरपंथ बढ़ा है इसलिए ये हो गया है। अब कट्टरपंथ इससे ज़्यादा क्या बढ़ सकता है कि आप एक दिन कहते हैं कि वो वेजिटेरियन खाओ, दूसरे दिन आप चुनाव जीतने के लिए मछली खा के दिखा रहे हैं लोगों को, और ये सब कर रहे हैं। कट्टरपंथ इससे ज़्यादा क्या होता है? वो गाय को आप वहाँ कुछ और कह रहे हैं तो बोले खा सकते हो, जब नहीं खाना तो फिर 100 लोगों की लिंचिंग हो गई। तो ये कट्टरपंथी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया रामपुनियानी जी, और मुझे लगता है कि ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि स्थितियाँ किस दिशा में बढ़ती हैं और क्या टर्न लेता है, लेकिन फ़िलहाल गिरफ्त तो बहुत तगड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बादशाह, आपका बहुत धन्यवाद।